कभी सोचा है कि एक बच्चा जीनियस कैसे बनता है? क्या ये जो टैलेंट है वो उसके अंदर पहले से होता है या फिर उसका समाज, उसके दोस्त उसे जीनियस बनाते हैं? और ये सवाल सिर्फ बच्चों का नहीं है, ये हम सबका है। हम जो भी जानते हैं वो हमने सीखा कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और साइकोलॉजी में इस पर हमेशा से दो बड़े विचार रहे हैं। एक तरफ थे जीन पियाजे, जो मानते थे कि विकास अंदर से बाहर की तरफ होता है। लेकिन एक और विचारक थे, लेव वाइगोत्स्की, और उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। और आज हम वाइगोत्स्की के उसी नजरिए को समझने वाले हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन एकेडमिक नोट्स हैं और हमारा मकसद है इनमें से वो गहरे विचार निकालना जो ये समझने में मदद करें कि हमारा समाज, हमारी भाषा, इस सब हमारे सोचने के तरीके को कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस सोच की दुनिया में उतरते हैं। वाइगोत्स्की रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे और उनका सबसे बड़ा आइडिया यही था कि इंसान का दिमाग अकेले में डेवलप नहीं होता। सही बात है। वाइगोत्स्की ने कहा कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। हम जो भी बनते हैं वो दूसरों के साथ बातचीत से, मतलब सोशल इंटरैक्शन से बनते हैं। इसीलिए उन्हें सामाजिक रचनावादी या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। उनका मानना था कि विकास बाहर से अंदर की ओर होता है। समाज, संस्कृति, भाषा, ये तीनों मिलकर हमारी समझ को आकार देते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। जब आप कहते हैं कि विकास बाहर से अंदर होता है तो इसका मतलब क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के वो 3 मुख्य स्तंभ कौन से हैं? बिल्कुल। पहला और सबसे जरूरी पिलर है समाज, यानी सोशल इंटरैक्शन। वाइगोत्स्की का एक बहुत मशहूर कथन है, सीखना विकास की ओर ले जाता है। मतलब बच्चा पहले समाज में लोगों के साथ कुछ करता है और फिर उस अनुभव को अपने अंदर ले लेता है। जैसे एक बच्चा पहले अपनी माँ के साथ मिलकर कोई पजल सॉल्व करता है। वो उन्हें देखता है, सुनता है, और फिर धीरे धीरे वो खुद अकेले पजल सॉल्व करना सीख जाता है। अच्छा, तो सीखना पहले दो लोगों के बीच होता है, फिर व्यक्ति के अंदर। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बच्चे को, मान लीजिए, पूरी तरह से अकेले में पाला जाए, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता विकसित ही नहीं होगी? वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी जो हाई लेवल मेंटल एबिलिटीज हैं, जैसे तर्क करना या प्लानिंग करना, वो शायद विकसित नहीं हो पाएंगी। और यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है, संस्कृति, कल्चर। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हर संस्कृति हमें सोचने के लिए कुछ बौद्धिक उपकरण देती है, टूल्स ऑफ एडेप्टेशन। ये उपकरण भाषा हो सकती है, लिखने का तरीका, गिनती की प्रणाली, यहाँ तक कि कंप्यूटर या गूगल मैप्स भी। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब कि जिस संस्कृति में बच्चे को कैलकुलेटर इस्तेमाल करना सिखाया जाता है और जिसमें अबेकस, उन दोनों के सोचने का तरीका थोड़ा अलग होगा। कोई बेहतर या बदतर नहीं, बस अलग। एकदम सही। और तीसरा स्तंभ जो इन दोनों को जोड़ता है वो है भाषा, लैंग्वेज। वाइगोत्स्की के लिए भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है। ये सोच का एक टूल है। बिल्कुल, ये सोच का सबसे बड़ा और शक्तिशाली उपकरण है। भाषा के बिना हम कॉम्प्लेक्स आइडिया सोच ही नहीं सकते। तो समाज हमें सीखने का माहौल देता है, संस्कृति हमें सीखने के औजार देती है और भाषा भाषा उस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाती है। ये भाषा वाला आइडिया तो वाकई कमाल का है, खासकर जब हम बच्चों को खुद से बात करते हुए देखते हैं। मैंने कई बार बच्चों को खेलते हुए ऐसा करते देखा है। वो अकेले होते हैं पर लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इसके बारे में वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? हाँ, और ये वो पॉइंट है जहां पियाजे और वाइगोत्स्की की सोच में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। वाइगोत्स्की ने भाषा के विकास के 3 चरण बताए। पहला है सामाजिक वाक, सोशल स्पीच। सोशल स्पीच। ये करीब 2 साल की उम्र में शुरू होता है। सीधा साधा है, बच्चा दूसरों से बात करने के लिए बोलता है, जैसे दूध चाहिए या बाहर चलो। ये तो समझ आता है, लेकिन असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है ना? बिल्कुल। दूसरा चरण है निजी वाक, प्राइवेट स्पीच, जो लगभग 3 से 6 साल की उम्र में होता है। यही वो अवस्था है जब बच्चा खुद से जोर जोर से बात करता है। जैसे कोई लड़की अपनी गुड़िया को कपड़े पहनाते हुए कहेगी, नहीं ये फ्रॉक अच्छी नहीं है, पीली वाली पहनाते हैं। हाँ, अब तुम सुंदर लग रही हो। और पियाजे ने तो इसे अहं केंद्रित वाक या ईगोसेंट्रिक स्पीच कहकर एक तरह से खारिज ही कर दिया था। सही है ना? उन्होंने कहा था कि ये बच्चे की अपरिपक्वता है। सही कहा। पियाजे के लिए ये बस एक बेकार की बकबक थी जो बड़े होने पर खत्म हो जाती है। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसमें एक बहुत गहरी प्रक्रिया देखी। उन्होंने कहा कि ये जो निजी वाक है, ये बच्चे के लिए आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन का एक तरीका है। वो खुद से बात करके अपने काम को दिशा दे रहा है, अपनी सोच को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये एक तरह से सोचने की प्रक्रिया का बाहरी रूप है। बच्चा जो मन में नहीं कर पा रहा उसे जोर से बोल कर रहा है। ये तो एक बहुत ही जरूरी कदम हुआ। ये एक पुल की तरह है, और इसी पुल को पार करके बच्चा तीसरे चरण में पहुंचता है, आंतरिक वाक, साइलेंट इनर स्पीच। ये 7 साल की उम्र के बाद आता है। अब वो निजी वाक गायब नहीं होता, वो मन के अंदर चला जाता है। अब बच्चा बिना आवाज किए मन ही मन में सोचता है। ये वही प्रक्रिया है जिसे हम और आप सोचना कहते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार एक मुश्किल सा फर्नीचर जोड़ने की कोशिश कर रही थी
तो मैं इंस्ट्रक्शंस को जोर जोर से पढ़ रही थी। ठीक है, पहले स्क्रू ए को पार्ट बी में लगाना है, तो क्या मैं उस वक्त अपने निजी वाक का इस्तेमाल कर रही थी? हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। जब भी हम किसी मुश्किल काम का सामना करते हैं, हम अक्सर अपनी सोच को बाहरी रूप देने के लिए निजी वाक पर लौट आते हैं। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी जरूरी है। कमाल है। तो ये सब सुनने के बाद एक सवाल उठता है, अगर सीखना इतना सामाजिक है तो ये प्रक्रिया असल में होती कैसे है? यहीं पर वाइगॉत्स्की के वो मशहूर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ZPD और स्कैफोल्डिंग। बिल्कुल। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का दिल समझने के लिए इन 3 कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। पहला है ZPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसे आप सीखने का स्वीट स्पॉट कह सकते हैं। ये एक दायरा है, एक गैप। एक गैप किसके बीच में? इसके एक छोर पर वो काम है जो बच्चा अकेले कर सकता है और दूसरे छोर पर वो काम है जो वो अभी बिल्कुल नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी मदद मिले। ZPD इन दोनों के बीच का वो जादुई क्षेत्र है, वो काम जो बच्चा किसी की मदद से कर सकता है। मतलब ये ना तो इतना आसान है कि बच्चा बोर हो जाए और ना ही इतना मुश्किल कि वो हार मान ले। ये वो इलाका है जहां असली सीखना और विकास होता है। एकदम सही। और इसी ZPD के अंदर जो मदद दी जाती है, उस मदद देने की प्रक्रिया को पाड़ ढांचा, मचान, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये शब्द असल में जेरोम ब्रूनर ने दिया था, पर यह वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में एकदम फिट बैठता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता, टेम्पररी सपोर्ट। अस्थायी शब्द यहाँ बहुत जरूरी लगता है। मतलब ये मदद हमेशा के लिए नहीं है। पर यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल क्लासरूम में जहां एक टीचर पे 40 बच्चे होते हैं, हर एक को व्यक्तिगत स्कैफोल्डिंग देना संभव है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है। स्कैफोल्डिंग का मतलब हमेशा 1-on-1 टीचिंग नहीं होता। इसका नियम यह है कि शुरू में मदद ज्यादा होती है और जैसे जैसे बच्चा सीखने लगता है, मदद धीरे धीरे हटा ली जाती है। ये मदद कई रूपों में हो सकती है, जैसे बच्चे को कोई संकेत देना, उससे सही सवाल पूछना ताकि वो खुद जवाब तक पहुंचे। हाँ, या किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। एक शिक्षक पूरी क्लास को एक सवाल पूछकर भी स्कैफोल्डिंग कर सकता है। तो ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है। यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है, स्कैफोल्डिंग मदद देने की प्रक्रिया है, जबकि ZPD वो क्षेत्र है जहाँ ये प्रक्रिया होती है। यह एक बिल्कुल सही और स्पष्ट अंतर है। और अब तीसरी अवधारणा जो इस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाती है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार। हाँ, ये कोई भी हो सकता है जिससे सीखने वाले से उस खास विषय में ज्यादा ज्ञान या अनुभव हो। और ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा कोई टीचर या माता पिता ही हो। बिल्कुल नहीं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, मेरे पिताजी बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं बार बार गिर रहा था। मेरा MKO मेरे पिताजी नहीं बल्कि मेरा दोस्त बना, जो मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा था। उसने मुझे बस एक छोटी सी ट्रिक बताई, सामने देखो, पैरों की तरफ नहीं, और बस मैं सीख गया। उस पल में उस काम के लिए मेरा दोस्त मुझसे अधिक जानकार था। तो MKO कोई सहपाठी भी हो सकता है, या आजकल के ज़माने में कोई एजुकेशनल ऐप भी। तो ZPD वो क्षेत्र है जहां सीखना है, स्कैफोल्डिंग वो प्रक्रिया है जिससे सिखाना है, और MKO वो व्यक्ति या चीज है जो सिखाता है। अब सवाल ये है कि इन शक्तिशाली विचारों को हम क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइगॉत्स्की के विचारों ने शिक्षा की दुनिया को बदल कर रख दिया है। इसे लागू करने का एक बहुत लोकप्रिय तरीका है सहयोगात्मक शिक्षण, कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलकर काम करने के लिए कहना। जब बच्चे एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो वे एक दूसरे के लिए MKO बन जाते हैं। लेकिन क्या इसमें यह खतरा नहीं है कि ग्रुप में कुछ बच्चे ही सारा काम करें और बाकी सिर्फ बैठे रहें? इससे प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाता है? ये एक आम चुनौती है। इसलिए अच्छे कोऑपरेटिव लर्निंग में हर सदस्य की एक खास जिम्मेदारी होती है, और मूल्यांकन सिर्फ ग्रुप के फाइनल प्रोडक्ट का नहीं बल्कि हर सदस्य की भागीदारी का भी होता है। एक और तरीका है पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। ये कैसे काम करता है? इसके 4 कदम हैं। किसी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ग्रुप मिलकर प्रश्न पूछता है, क्वेश्चनिंग, फिर किसी भी मुश्किल शब्द को स्पष्ट करता है, क्लैरिफाइंग, फिर पढ़े हुए हिस्से का सारांश बनाता है, समराइजिंग, और आखिर में भविष्यवाणी करता है। हाँ, और अंत में भविष्यवाणी करता है कि आगे क्या हो सकता है। धीरे धीरे शिक्षक ये जिम्मेवारी छात्रों को सौंप देते हैं। और तीसरा तरीका जो काफी सीधा लगता है वो है सहकर्मी शिक्षण या
पीयर ट्यूटरिंग। हाँ, इसमें क्लास का कोई बच्चा जिसे कोई विषय अच्छी तरह आता है वो उस बच्चे की मदद करता है जिसे मुश्किल हो रही है। ये दोनों के लिए फायदेमंद है। तो अब तक की बातचीत से ये साफ है कि वाइगॉत्स्की और पियाजे दोनों ही विकास के दिग्गज हैं, लेकिन उनकी मंजिल एक होते हुए भी रास्ते बिल्कुल अलग हैं। अगर हमें दोनों को आमने सामने खड़ा करना हो तो मुख्य अंतर क्या होंगे? उनके बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, पहला बड़ा अंतर, जैसा हमने बात की, विचार और भाषा पर है। पियाजे के लिए पहले विचार आता है, फिर भाषा। भाषा बस विचारों पर एक लेबल लगाती है। लेकिन वाइगॉत्स्की के लिए भाषा और विचार शुरू में अलग होते हैं, पर फिर मिलकर एक हो जाते हैं, और तब भाषा सोच को आगे बढ़ाती है। और दूसरा और शायद सबसे बड़ा अंतर सीखने और विकास के संबंध पर है। बिल्कुल। पियाजे के अनुसार पहले विकास होता है, फिर सीखना। मतलब बच्चे को कुछ सिखाने के लिए उसकी मानसिक परिपक्वता का इंतजार करना होगा। वहीं वाइगॉत्स्की का नजरिया ठीक उल्टा था। उनके लिए सीखना पहले होता है और यही सीखना विकास को खींचकर आगे ले जाता है। तो पियाजे के लिए विकास एक तरह से अंदर से खिलने वाली प्रक्रिया है, जैसे एक बीज से पौधा बनता है। लेकिन वाइगॉत्स्की के लिए विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है, जैसे एक माली पौधे को खाद पानी देकर उसे आकार देता है। यह एक बहुत अच्छी उपमा है। और तीसरा अंतर खुद से बात करने पर है। पियाजे के लिए वो अपरिपक्वता थी और वाइगॉत्स्की के लिए वो उच्च स्तरीय सोच की नींव थी। एग्जैक्टली। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि वाइगॉत्स्की के लिए सीखना और इंसान बनना ये दोनों ही सामाजिक गतिविधियां हैं। हमारा दिमाग एक द्वीप नहीं है, ये एक चौराहा है जहां समाज, संस्कृति और भाषा की सड़कें आकर मिलती हैं। बिल्कुल। विकास अकेले में नहीं होता, यह हमेशा दूसरों के साथ होता है। हर विचार जो आज हमारा अपना है, वो कभी ना कभी दो लोगों के बीच एक बातचीत के रूप में शुरू हुआ था। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। वाइगॉत्स्की का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि सीखना एक मानवीय जुड़ाव है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज की डिजिटल दुनिया में जहां बच्चे और बड़े दोनों अक्सर स्क्रीन के साथ अकेले सीखते हैं, हम MKO यानी अधिक जानकार अन्य और सामाजिक अंतरक्रिया के इन शक्तिशाली सिद्धांतों को कैसे जिंदा रख सकते हैं? क्या टेक्नोलॉजी कभी एक असली शिक्षक या दोस्त की जगह ले सकती है?